नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे जीएस मॉक टेस्ट 3। आप जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। आप लगातार मेरी क्लासेस को देख रहे हैं, जो काफ़ी अच्छा है। आप इसी तरह लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी सफलता हासिल होगी। तो अपनी तैयारी में कोई कमी मत छोड़िए और लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज ये सभी प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पूछे गए हैं। इसलिए लेखपाल की परीक्षा हो या मुख्य सेविका की परीक्षा हो या यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की परीक्षा हो या बीडीओ की परीक्षा हो या अन्य कोई परीक्षा हो, हर प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि ये विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लेकिन मैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, तो आपके मन में जो भी प्रश्न हो वो ज़रूर लिखें। प्रश्नों के उत्तर कमेंट में लिखें ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता रहे और आपको भी प्रश्न याद होते रहेंगे। जैसे जैसे आप लिखेंगे तो चीज़ें लिखने से चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, क्विक रिवीजन क्लासेस टेलीग्राम पर। वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिलने लगेंगी बहुत ही जल्दी, इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखें ताकि आपकी तैयारी पूरी हो सके। हर प्रश्न वीडियो का महत्वपूर्ण है, विगत परीक्षाओं में आया हुआ है। हर प्रश्न को मैंने डिटेल से समझाया है, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपकी तैयारी पूरी हो सके। तो लेकिन मैं उससे पहले आपसे एक हेल्प मांगूंगा। क्या आप मेरी हेल्प करेंगे थोड़ी सी? आज आप अपने 5-5 फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए, ठीक है। और उनसे बोलिए कि यह चैनल आपके सबसे अच्छे दोस्त का है, आपके सबसे अच्छे फ्रेंड का है। वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। 5-5 लोगों से आपको ये हमारा चैनल सब्सक्राइब करवाना है। आप लोग हेल्प करोगे ना हमारी? 5-5 लोगों से आप ये चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे आज ही। आप वीडियो देखें पूरा और फिर 5 लोगों से आप अपने दोस्तों से बोलिए कि 5 लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके दोस्त का चैनल है, आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड का चैनल है। ऐसा बोलकर आप उनसे ये चैनल सब्सक्राइब करवाएंगे, ठीक है। कोशिश करिए जो पढ़ने वाले दोस्त हों उनसे ही सब्सक्राइब करवाइए और फिर आप चाहें जैसे जिन लोगों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीएस प्रैक्टिस सेट 3। और काफ़ी ध्यान से पढ़िए और कोशिश करिए कापी और पेन लेकर बैठें ताकि आपको हर प्रश्न जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट कर लें। जो लगे कि आपको ये पेपर में आ सकता है, ये मुझे नहीं आता है, तो उसे ज़रूर नोट करें। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ये पिछली साल पीटी परीक्षा में पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, यहाँ पर ये गलत लिख गया है, विक्रमादित्य के करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। तो यहाँ पर क्या है मैं अभी आपको बाद में बताता हूँ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक और हंस के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार। चंद्रगुप्त की सभा में भाग लेने वाले प्रसिद्ध, सभा में रहने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ठीक है। यहाँ पे बी में आप ये कर लीजिए कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में रहने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, या सी में हंस के समय के लिए एक प्रसिद्ध नाटककार। बताइए इनमें से कौन सा सही है। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में रहने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, या हर्ष के समय के प्रसिद्ध नाटककार। यहाँ पर हर्ष कर लीजिए। देखिए पहले ही प्रश्न में इतना मिस प्रिंटिंग हो गया, मैं इसके लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, ठीक है। तो उनकी सभा में रहते थे कौन? धन्वंतरी। वे शल्य क्रिया के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में से एक धन्वंतरी थे। अन्य नवरत्न छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घटकरप और वरुरुचि, अमर सिंह, बारामीर, कालिदास। तो आपको इसमें 4 नाम याद रखने हैं, ठीक है। एक तो आपको धन्वंतरी का नाम याद रखना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से, दूसरा बारामीर का, तीसरा अमर सिंह का, चौथा कालिदास का, ठीक है। और हो सके तो आप बेताल भट्ट का नाम भी याद रखेंगे। ये सब आपसे पूछे जाते हैं समय समय पर। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में धन्वंतरी रहते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? बताइए, कौशाम्बी का था, या कुशीनगर का था, या श्रावस्ती का था, या थानेश्वर का था? तो कन्नौज में राज करने से पहले हर्षवर्धन ने कहाँ का राजा था? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका थानेश्वर, डी, ठीक है। कन्नौज पर शासन करने से पहले जो हर्षवर्धन था वो थानेश्वर का शासक था, ठीक है। तो हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था, ठीक है, जिसने समस्त उत्तरी भारत के राज्यों पर राज्य किया था।
हर्षवर्धन 606 ईस्वी में थानेश्वर में सिंहासन पर बैठा तथा बाद में कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, सबसे पहले हर्षवर्धन थानेश्वर के शासन पर बैठा, सिंहासन पर। अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, बताइए कैवल्य का क्या अर्थ है। जब महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम ध्येय कैवल्य, तो बताइए कैवल्य का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, रुको पहले इसके ऑप्शन तो देख लो। दूसरों को शिक्षा देना, दूसरों का अनुसरण करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना और दूसरों की सेवा करना। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य का, कैवल्य, और कैवल्य का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। कृपया वीडियो अंत तक देखें, हर क्वेश्चन डिटेल में बताया गया और सभी क्वेश्चन पुराने पेपरों में पूछे गए हैं। तो कैवल्य का अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, कैवल्य अर्थात ब्रह्म विद्या का वह ज्ञान जो संशय रहित और स्थायी हो, या विवेक उत्पन्न होने पर औपाधिक दुख सुखादि अहंकार प्रारब्ध कर्म और संस्कार के लोप हो जाने से आत्मा के चित्त स्वरूप होकर आवागमन से मुक्त हो जाने की स्थिति को कैवल्य कहते हैं। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी, बताइए कौन थी। ये भी आपका प्रश्न पूछा गया था विगत परीक्षाओं में। प्रभावती गुप्ता, राजश्री, कुमार देवी, बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रभावती गुप्ता। ये गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। इनका विवाह वाकाटक वंश महाराष्ट्र के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। तो इनका विवाह किससे हुआ था, रुद्रसेन द्वितीय से। वो कहाँ के शासक थे, महाराष्ट्र के। इसका प्रमाण प्रभावती द्वारा पूना के ताम्रपत्र से प्राप्त होता है। उन्होंने अपने पति रुद्रसेन द्वितीय की मृत्युपरांत स्वयं अपने पुत्रों की संरक्षिका बनकर शासन को संभाला था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया। ऑप्शन ए अकबर राणा प्रताप, और बी अकबर भारमल, सी अकबर हेमू, डी अकबर उदय सिंह। बताइए इसमें से कौन सा सही है, ए या बी या सी या डी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर और हेमू के बीच 1556 का द्वितीय युद्ध लड़ा गया पानीपत का। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, उन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। यह तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ ईयर और किसके मध्य हुआ था इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। ठीक है, ये तीनों युद्ध आपको याद रखने हैं, इनमें से कोई ना एक प्रश्न पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर व हेमू के मध्य। और पानीपत का तृतीय युद्ध मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर। ठीक है, किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। तो अकबर द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। आगरा के किले का निर्माण सन 1565-73 में मुगल बादशाह अकबर द्वारा किया गया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ, इसके कारण इसे लाल किला भी कहते हैं। यह किला 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित भी किया गया है। ठीक है, आगरा का ये पर्यटन स्थल है, अक्सर लोग जाया करते हैं। क्या आप गए हैं आगरा का किला देखने, कभी कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार आर्य समाज की स्थापना की थी। बॉम्बे, अहमदाबाद, पुणे, कलकत्ता। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे में पहली बार आर्य समाज की स्थापना की, जो वर्तमान में मुंबई कहा जाता है। तो आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। सत्यार्थ प्रकाश किसने रचना की, दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की। बताइए, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी या दादा भाई नौरोजी। बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, ये आपके महात्मा गांधी ही हैं, इन्होंने ही हिंद स्वराज की रचना की थी। तो गांधी जी की अन्य पत्रिकाएं हैं हिंद स्वराज या यंग इंडिया और हरिजन। जवाहरलाल नेहरू की है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब है ये। सुभाष चंद्र बोस की है इंडियन स्ट्रगल।
दादा भाई नौरोजी की है पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी की ये कई बार किताब पूछी गई, तो इसे आप जरूर पढ़ें। डिस्कवरी भी कई बार पूछी गई, यंग इंडिया और हरिजन भी कई बार पूछी गई। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड। ये सारी किताबें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इसलिए इनको कहीं पर नोट कर लीजिए कि गांधी जी हिंद स्वराज, यंग इंडिया हरिजन, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया और सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड। 1764 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? बताइए। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी मद्रास या चेन्नई, ऑप्शन डी मुंबई। बताइए इसमें से कौन सा है? 1764 में ब्रिटिश इंडिया द्वारा कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, बॉम्बे, जो वर्तमान में मुंबई है। ठीक है, तो भारत में पहली बार डाकघर 1764 में मुंबई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। अक्टूबर 1854 को पहला अखिल भारतीय डाक टिकट भी जारी किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी 1842। बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1857। ठीक है, 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने 1857 में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूस को लगाने से पूर्व दांत से खींचना पड़ता था। क्योंकि कारतूस में गाय और सुअर दोनों की चर्बी लगी थी, इसलिए हिंदू और मुस्लिम सैनिक भड़क उठे। परिणाम स्वरूप 1857 का सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई। आपका अगला प्रश्न आ जाता है, बंगाल विभाजन 1905 में किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? बताइए। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था? मिंटो या कर्जन या चेम्सफोर्ड या अरविन। बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका कर्जन। ठीक है, तो बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में सन 1905 में हुआ था। यह विभाजन लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने एवं हिंदू और मुसलमानों में फूट डालने के उद्देश्य से किया था। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? बताइए। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र में शामिल था? तो गदर पार्टी थी, या अनुशीलन समिति थी, या अभिनव भारत ग्रुप था, या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। बताइए इसमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। काकोरी षड्यंत्र हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा किया गया था। तो ये संगठन के नाम है, उनके स्थापना वर्ष हैं और संस्थापक के नाम है। इन्हें आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और हो सके तो नोट कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाकना ने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में हुई थी। वारिंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी। विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। ये अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अभिनव भारत वाला प्रश्न इस बार पूछा जाएगा। ठीक है, अगला है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924। सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल एवं चंद्रशेखर आजाद ने की थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की 1924 में। अगली है आपकी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आजाद एवं भगत सिंह ने की थी। ठीक है, तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट संघ हैं, संगठन है, इनको आप जरूर याद कर लीजिए, एक बार लिख लीजिए, ये आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष में कानून पारित किया था? आपका ऑप्शन है ए 1819, ऑप्शन बी है 1825, ऑप्शन सी है आपका 1829 और ऑप्शन डी है आपका 1832। तो बताइए इसमें से कौन सा सही होगा, ए, बी, सी या डी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1829। ठीक है, सती प्रथा बहुत ही खराब प्रथा थी हिंदू समाज में, जिसे एक ब्रिटिश ने समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई। महिलाओं पर यह अत्याचार था। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक को कार्यकाल 1828 ईस्वी से 1835 ईस्वी था। ठीक है, तो इनके प्रयासों से वर्ष
यहाँ पर वर्ष कर लीजिए। और 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम को पारित कराने में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा 1829 में कानून बनाकर समाप्त कर दी। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ये सभी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो भारतीय संविधान से जुड़े प्रश्न आ जाते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या सुरक्षित करना है? ऑप्शन ए सभी व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों को, ऑप्शन बी भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को, ऑप्शन सी सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा को, और ऑप्शन डी व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को। तो बताइए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या सुरक्षित करना है? तो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता को, अखंडता को सुरक्षित करना भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुरक्षित करना है। तो प्रस्तावना का लक्ष्य उसके नागरिकों को लक्ष्य क्या है ये समझ लीजिए पहले। प्रस्तावना का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देना तथा व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना, ये प्रस्तावना के लक्ष्य हैं 4। ठीक है, इनको आप जरूर पढ़ के याद रख लीजिए। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया करता है, या राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन है ए 10, बी 22, सी 12, डी 9। बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 12। ठीक है, तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 80 का, यह अनुच्छेद भी आपको याद रखना है, 80 का के तहत राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है जो साहित्य, कला, विज्ञान एवं व समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखता हो। भारतीय संविधान में यह प्रावधान आयरलैंड है, यहाँ पर आनंद लिख गया। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आप आयरलैंड याद रखेंगे, ये भारतीय संविधान में यह प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, वी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी अनंत शयनम अयंगर, और 4 ये डी हो जाएगा सरदार पटेल। बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जीवी मावलंकर। ठीक है, जीवी मावलंकर ने लोकसभा के पहले स्पीकर के रूप में कार्यभार संभाला था। तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे। जीवी का मतलब गणेश वासुदेव है, इनका पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था। तो मावलंकर 1952 से 1956 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। बताइए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के जरिए भारत में आर्थिक आरक्षण पारित किया गया? ऑप्शन ए 101, बी 102, सी 103, डी 104। तो बताइए इसका कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, 103। भारतीय संविधान के 103वें संविधान संशोधन अधिनियम या 124वें संविधान संशोधन विधेयक और अधिनियम में अंतर होता है, तो वो आप समझ लीजिए। विधेयक वो होता है जो बिल बनाने का उद्देश्य जब लोकसभा और राज्यसभा में रखा जाता है। अधिनियम वो तब बन जाता है जब लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति द्वारा सिग्नेचर कर दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति उसे स्वीकार कर लेता है, तब वो अधिनियम बन जाता है। लेकिन उससे पहले जब वो उस पर कानून पर कार्रवाई चल रही होती है, उसको कानून बनाने की, तब वो विधेयक रहता है। ठीक है, कई बार विधेयक आता है लेकिन अधिनियम नहीं बन पाता है, क्योंकि उसे या तो राज्यसभा में नहीं पास हो पाती, या लोकसभा नहीं स्वीकार करती, या राष्ट्रपति उस पर हामी नहीं भरता है। ठीक है, तो 124वां यह संविधान संशोधन विधेयक था और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम था। इस अधिनियम में उच्च वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियों की शिक्षा का क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसे 14 जनवरी 2019 से लागू कर दिया गया। सर्वप्रथम गुजरात राज्य ने इसे लागू किया था। ठीक है, आपका अगला प्रश्न आ जाता है, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीन। लेकिन चीन से पहले यह दक्षिण अफ्रीका इसका सर्वाधिक उत्पादन करता था। चीन सोने का सबसे बड़ा उत्पादक था, भारत के बाद दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो भारत सबसे ज़्यादा उपभोग करता है और चीन दूसरे नंबर पर उपभोग करता है। 2021 में भी चीन स्वर्ण उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। स्वर्ण उत्पादन में भारत के परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक का कोलार तथा हड्डी क्षेत्र स्वर्ण उत्पादन में भारत का 99% स्वर्ण का उत्पादन करता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक का कोलार एवं हड्डी क्षेत्र में। तो अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल राशि कौन सी है? बताइए, ग्रेट चैनल है,
या 8 डिग्री चैनल है, या पाक जल संधि है, या 10 डिग्री चैनल है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जलराशि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि पाक जल संधि है। यहाँ धनराशि लिख गया, इसको जल राशि पढ़िए। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान तथा निकोबार को अलग करता है। ठीक है, और 8 डिग्री चैनल मालदीव तथा लक्षद्वीप के मध्य से होकर गुजरता है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव तथा लक्षद्वीप और 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उटक मुंड, बताइए कौन सा सही होगा? या अन्नाईमुड़ी, या दोदा बेटा, या महाबलेश्वर? इनमें से बताइए कौन सा सही है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्नाईमुड़ी। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। यह केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? अन्नामलाई की पहाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न आ जाता है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या योजना आयोग, या वित्त आयोग, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन? बताइए इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। ठीक है, तो में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना 2 मई 1951 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिवालय में की गई। कब स्थापना की गई? 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की। आपका अगला प्रश्न हो जाता है, विज्ञान से है, कि 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 2400 जूल, ऑप्शन बी 3200 जूल, ऑप्शन सी 2200 जूल, और ऑप्शन डी 3600 जूल। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, 3600 जूल। ठीक है, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जिस दर से आप कार्य करते हैं उसे आपकी शक्ति कहते हैं। जब कर्ता द्वारा डब्ल्यू कार्य टी समय में किया जाता है तो कर्ता की शक्ति डब्ल्यू टी होती है। जैसे आपने 5 किलो गेहूं 1 घंटे में धोया तो आपका क्या हो जाएगी शक्ति? 5 किलो गेहूं प्रति घंटा। ठीक है, 5 किलो प्रति घंटा आपकी शक्ति हो जाएगी। ऐसे शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। तो 1 वाट में आपका 3600 जूल होता है। ठीक है, 1 घंटा में 3600 सेकंड होते हैं, तो 1 वाट इंटू घंटा, तो 1 वाट घंटा बराबर 3600 जूल। अगला प्रश्न आपका है, दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर। इससे कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है दूध की शुद्धता नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। लेकिन शुद्धता, घनत्व का शुद्धता से कोई लेना देना नहीं होता है। लोग निरमा पाउडर डाल के भी उसको घनत्व बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं जिसका घनत्व अच्छा हो तो वो शुद्ध ही होगा। तो अगला प्रश्न आपका यही प्रश्न है कि दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। ये मुझे लगता है ये आपको आता होगा। तो इसका सही उत्तर है लैक्टोमीटर, ऑप्शन ए। ठीक है, तो हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? द्रवों की आपेक्षिक घनत्व मापने वाला यंत्र है। द्रवों का आपेक्षिक घनत्व किससे नापते हैं? हाइड्रोमीटर से। और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है। ये वायुमंडल दाब बैरोमीटर कई बार पूछा गया है। और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का यंत्र है। आपका अगला प्रश्न हो जाता है, संतरे में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी, या विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी? बताइए इनमें से कौन सा सही है? संतरे के अलावा नींबू में भी यह विटामिन पाया जाता है, तो आपका यह विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपका विटामिन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, साधारणतः खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल है किसका? विटामिन सी का रासायनिक नाम। और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, जो अंतिम प्रश्न होगा, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, या स्टोरेज? बताइए इसमें से कौन सा सही है? कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनपुट। ठीक है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ओसीआर। जिससे हम कंप्यूटर में सिग्नल भेजते हैं वो डिवाइस सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। जिससे हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं वो सारे डिवाइस इनपुट डिवाइस होते हैं। और जिससे हम सिग्नल प्राप्त करते हैं, जिससे हम रिजल्ट प्राप्त करते हैं, वो सारे कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस होते हैं। जैसे मॉनिटर होता है, जो स्क्रीन है वो मॉनिटर है, उसे हम आउटपुट प्राप्त कर रहे हैं। जो कंप्यूटर में चल रहा है उसे हम देख पा रहे हैं, इसलिए वो मॉनिटर आउटपुट हो गया। प्रिंटर, हमने कागज उस पर निकाला, उससे प्रिंटर प्राप्त किया, तो क्या हो गया? प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गई। स्पीकर पे क्या किया हमने? आवाज़ प्राप्त की, साउंड प्राप्त किया, तो क्या हुआ? ये आउटपुट डिवाइस हो गई। ठीक है, तो आप बताइए उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में लिखकर बताइए। अगर आप अंतिम तक वीडियो देख रहे हैं और आपने पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट कर ज़रूर बताइए कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। कमेंट कर ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और
और जो आप मैंने आपसे शुरुआत में रिक्वेस्ट की थी कि आप प्लीज़ अपने 5-5 फ्रेंड को शेयर करें और उनसे कहें कि यह आपके दोस्त का चैनल है, आपके बेस्ट फ्रेंड का चैनल है और वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोशिश करिएगा कि वो लोग पढ़ने वाले ही हों, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग ये करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका जीएस मॉक टेस्ट 3, जिसमें आपने आज 25 प्रश्न देखे। ये सभी प्रश्न यूपीटर प्लस सी के द्वारा पूछे गए विगत परीक्षाओं में प्रश्न है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करिए, करते रहिए। आपके इसी तरह एक दिन हिंदी और एक दिन जीएस की मॉक टेस्ट होती है। कल आपकी हिंदी की मॉक टेस्ट होगी। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।